हेलो बच्चों, क्लास 11th में आपका बायो सेक्शन में अध्याय 9 जैविक अणु कंटिन्यू है। चलिए आइए पढ़ते हैं बच्चों। जैविक अणु मतलब जीव से संबंधित अणु। कुछ लिक्विड हमारे शरीर में भी बहते हैं, जैसे हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, तो ये भी एसिड्स होते हैं या ये भी लिक्विड होते हैं या ये भी द्रव्य होते हैं। तो इनका भी एक सूक्ष्मतम कण परमाणु या अणु कहलाएगा। ठीक है। उसी तरह से पौधों और अन्य जंतुओं को भी आप देखोगे तो जैसे पौधे में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स, ऑक्सिन्स हैं, जिब्रेलिन्स हैं, ये सारे पाए जाते हैं। तो उनका भी सूक्ष्मतम सबसे छोटा कण अणु या परमाणु ही कहलाएगा। ठीक है। चलिए आइए चैप्टर शुरू करते हैं। जीव मंडल में विभिन्न प्रकार के जीव मिलते हैं। मस्तिष्क में ये प्रश्न उठता है कि सभी जीव रासायनिक संगठन की दृष्टि से एक ही प्रकार के तत्वों एवं यौगिकों से मिलकर बने होते हैं। क्या आप रसायन विज्ञान में सीख चुके होंगे कि तत्वों का विश्लेषण कैसे करते हैं? यदि पादप व प्राणी ऊतकों एवं सूक्ष्म जीवों लेई में तत्वों की परिभाषा, तत्वों का परीक्षण करें तो हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व अन्य तत्वों की एक सूची प्राप्त होती है जिनकी मात्रा ऊतकों के प्रति इकाई मात्रा में भिन्न भिन्न होती है। यदि उपरोक्त परीक्षण निर्जीव पदार्थ जैसे भूपर्पटी के एक टुकड़े का करें तब भी हमें तत्वों की उपरोक्त सूची प्राप्त होती है। लेकिन उपरोक्त दोनों सूचियों में क्या अंतर है? सुनिश्चित तौर पर उनमें कोई अंतर नहीं मिलता। सभी तत्व जो भूपर्पटी के नमूने मिलते हैं वे सभी जीव ऊतकों के नमूने में भी मिलते हैं। फिर भी सूक्ष्म परीक्षण से पता चलता है कि कार्बन व हाइड्रोजन की मात्रा अन्य तत्वों की अपेक्षा किसी भी जीव में भूपर्पटी से सामान्यता ज़्यादा होती है। अब आगे बढ़ते हैं। रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे करते हैं? इसी तरह से हम पूछ सकते हैं कि जीवों में कार्बनिक यौगिक किस प्रकार या किस रूप में मिलते हैं। उपरोक्त उत्तर पाने के लिए कोई व्यक्ति क्या करेगा? इसका उत्तर पाने के लिए हमें रासायनिक विश्लेषण करना होगा। हम किसी भी जैव ऊतक जैसे सब्जी या यकृत का टुकड़ा लें, उसे लेकर खरल व मूसल की सहायता से ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल के साथ पीसते हैं। इसके बाद एक गाढ़ा कर्दम स्लरी प्राप्त होता है। इसे पुनः महीन कपड़े में रखकर कसकर निचोड़ने के बाद हमें दो अंश प्राप्त होते हैं। एक अंश जो अम्ल में घुला होता है उसे निस्यंद कहते हैं तथा दूसरा अंश अम्ल में अविलेय होता है जिसे धारित कहते हैं। वैज्ञानिकों ने अम्ल घुलनशील भाग में हजारों कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त किया है। आपको उच्च कक्षाओं में बताया जाएगा कि जीव ऊतकों के नमूने का विश्लेषण व इसमें मिलने वाले विशेषकर कार्बनिक यौगिकों की पहचान कैसे की जा सकती है। किसी निचोड़ में मिलने वाले विशेष यौगिक को उसमें मिलने वाले यौगिकों से अलग करने के लिए विभिन्न पृथक्करण विधि अपनाते हैं जब तक कि वह अलग नहीं हो जाता। दूसरे शब्दों में एक विमुक्त एक शुद्ध यौगिक होता है। विश्लेषणात्मक तकनीक का प्रयोग करके किसी भी यौगिक के आणविक सूत्र व संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके हैं। जीव ऊतकों से मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को जैव अणु कहते हैं, लेकिन जीवों में भी अकार्बनिक तत्व व यौगिक मिलते हैं। हम ये कैसे जान पाते हैं कि एक थोड़ा किंतु भिन्न भंजक प्रयोग करना पड़ेगा? जीव ऊतकों पर्ण व यकृत की थोड़ी मात्रा को तोलकर यह नम भार कहलाता है शुष्क कर लें, जिसमें संपूर्ण जल वाष्पित हो जाता है। बचे हुए पदार्थ
से शुष्क बाहर प्राप्त होता है। यदि ऊतकों को पूर्ण रूप से जलाया जाए तो सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकृत होकर गैसीय रूप कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प से अलग हो जाते हैं। बचे हुए पदार्थ को भस्म कहते हैं। इस भस्म में कार्बन अकार्बनिक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि मिलते हैं। अकार्बनिक यौगिक जैसे सल्फेट, फॉस्फेट, अम्ल आदि घुलनशील अंश मिलते हैं। इस कारण से तत्वीय विश्लेषण से किसी जीव ऊतक के तत्वीय संगठन की हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन के आदि के रूप में जानकारी मिलती है। सारणी में यहाँ दिखाया गया है कि विभिन्न प्रकार के तत्व और उनके प्रतीक सोडियम Na और एक आयन है इसके ऊपर पोटेशियम के, और इस प्रकार कितने कितने आयन हैं, धन आयन है, ऋण आयन है, वो सब आपको इसमें दिखाया गया बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बच्चों एक बार फिर हम संकटकालीन अवस्था में हैं, एक बार फिर हम कोरोना के बुरे दौर में पहुंच गए हैं और दिन प्रतिदिन कोरोना पेशेंट की बढ़ती हुई संख्या से हमें बहुत सावधान रहना है। हमें एक बार फिर अपने परिवार की रक्षा करनी है। कैसे करनी है? सरकार द्वारा बताई हुई गाइडलाइन को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, भीड़ भाड़ वाले स्थानों में नहीं जाएंगे, और जब भी जाएंगे तो मास्क हमेशा आपके चेहरे पर होना ही चाहिए। इन सब बातों को फॉलो करके हम अच्छे से इससे बच सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।